नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी-कभी मकान मालिक आता है और किराएदार को घर से बाहर निकाल देता है। उसके सामान को घर से बाहर फेंक देता है, क्योंकि किराएदार पिछले 2-3 महीने से किराए का पैसा नहीं दे पा रहा था। तो ये कानूनन कितना ठीक है कि मकान मालिक था, उसका मकान था, पैसे नहीं दे रहा था किराए के, तो वो आएगा और इसको कहेगा निकल यहाँ से, नहीं निकलेगा तो सामान को निकाल के बाहर फेंक देगा। ये कितना ठीक है? कानून क्या कहता है इसके बारे में? दूसरा, मान लो कभी कोई ओपन लैंड के बारे में देखा हो आप लोगों ने, जो गाँव में खेत होते हैं उनके बारे में देखा होगा। डिस्प्यूट होता रहता है कि भई इस प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा किसका है? एक तरफ कब्ज़ा होता है, एक तरफ मालिकाना हक होता है। दोनों में बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है, बड़ा क्लोज़ रिलेशन है दोनों के बीच में, और सिविल मामलों में तो, दीवानी मामलों में तो इन दोनों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो आज की जो सेक्शन होगी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, वो है सेक्शन 113, जो पहले 110 इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करती थी। और इस सेक्शन पर मैं जाऊं दोस्तों, तो इससे पहले फिर से मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा, और रियल स्टोरी है, केस से रिलेटेड है, तो आपको आनंद भी आएगा। स्टोरी को आप सुन लीजिए, उसके बाद इस सेक्शन को आप यूं चुटकी में समझ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। इस स्टोरी में दो कैरेक्टर हैं, एक है हनाह और एक है पील। पील ये एक व्यक्ति है जिसने 1938 में एक लैंड परचेज की थी, एक मकान परचेज किया था, लेकिन इस मकान में वो कभी रहने नहीं गया। इसके बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था, आप लोगों को पता होगा। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या किया, मिलिट्री ने इसके हाउस को रिक्विजिट कर लिया। इस व्यक्ति के हाउस को मिलिट्री ने ले लिया और अपने एक अफसर को वो घर दे दिया रहने के लिए। जब ये व्यक्ति, पुलिस का जो, मिलिट्री का जो अफसर था, जब इस घर में रह रहा था, तो इस घर के अंदर इस ऑफिसर को एक ब्रोच मिलता है। ब्रोच, ये ब्रोच क्या होता है? एंटीक वैल्यूएबल पीस था, ये काफी कीमती था। आप लोगों ने देखा होगा कि जब बड़े बड़े लोग अपना स्टाइल दिखाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर अपने कोट के ऊपर कुछ लगा लेते हैं, कुछ मेटल का, किसी स्टोन का। ऐसे ही लेडीज भी लगाती हैं अपने कपड़ों पर, अपनी स्टाइल, अपने आप को अलग दिखाने के लिए, वैल्यूएबल दिखाने के लिए। तो उसको बोला जाता है ब्रोच। कीमती होता है। तो इस मिलिट्री ऑफिसर ने अपने अफसर को बताया कि ऐसे ऐसे कुछ एक आइटम मिला है मुझे इस घर में। तो इनके ऑफिसर ने बोला कि आप इसे पुलिस को जाकर दे दीजिए और पुलिस इसके एक्चुअल ओनर को तलाश करेगी और उसको दे देगी। अब पुलिस ने क्या किया, अपनी इंक्वायरी करने के बाद पुलिस ने इस ब्रोच को दे दिया पील को, क्योंकि पील इस मकान का ओनर था और एक्चुअल कोई ओनर मिला नहीं। और ये ध्यान रखने वाला फैक्ट है कि इस मकान में ये कभी भी रहने नहीं गया था। एक्चुअल पोजेशन इस पील ने कभी भी नहीं लिया था। जिससे परचेज किया उसके बाद में सीधा ये मिलिट्री ऑफिसर हना इस मकान में रहने गया था। अब जब हना को ये पता चला कि पुलिस ने तो ये पील को दे दिया है ब्रूच और उसने बेच दिया है, 66 यूरो में इसको बेच दिया है, तो हना ने कहा इसको जाकर के, भाई आप ये पैसे मुझे दीजिए, जो ब्रोच के जो बेचकर आपको जो पैसे मिले, ये पैसे मुझे दीजिए। तो उसने बजाय ये 66 यूरो देने के, उसने कहा कि आपको मैं कुछ गिफ्ट दे देता हूं। तो हना ने गिफ्ट लेने से मना कर दिया और उसने कहा कि या तो मुझे वो ब्रोच दीजिए या फिर मुझे आप इसके बदले जो 66 रुपीज का आपने बेचा है, ये रुपीज मुझे दीजिए। सॉरी, 66 यूरो जो मैं जो बेचा है, ये आप मुझे दे दीजिए। इसने मना कर दिया, पील ने मना कर दिया। पील के मना करने के पीछे का कारण क्या था और हना के मांगने के पीछे का कारण क्या था? देखिए, पील के मना करने के पीछे का कारण तो ये था, पील ये कहता है कि देखिए आप मेरी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, मैं उस प्रॉपर्टी का ओनर हूँ, मालिक हूँ, और मेरी प्रॉपर्टी के अंदर ये ब्रोच मिला था, तो अब मेरा ही हुआ वो।
अब मैं अपने ब्रोच को बेचूं, जो मर्जी करूं, आपका क्या। लेकिन हना का ये कहना था कि देखिए, आप तो उस प्रॉपर्टी में कभी गए ही नहीं, एक्चुअल पोजेशन आपने कभी लिया नहीं, तो आपको तो पता ही नहीं था कि आपकी प्रॉपर्टी में क्या क्या है, आपका क्लेम नहीं बन सकता इसके ऊपर। और इस प्रॉपर्टी का, इस ब्रूच का फाइंडर तो मैं हूं। अब जब ये मुझे मिली है, फर्स्ट टाइम मेरा पोजेशन था, तो इस पर हक भी मेरा होगा। ये दोनों की अपनी अपनी कंटेंशंस थी। तो इसी बात को लेकर हना चला जाता है कोर्ट में, और कोर्ट फाइनली डिसीजन क्या देता है? कोर्ट ने फाइनल डिसीजन ये दिया कि ये जो अमाउंट था 66 रुपीज का, ये इसको हना को वापस कर दिया जाए। इसके पीछे का कारण क्या था? इसके पीछे का कारण था पोजेशन एंड ओनर की जो आपस में लड़ाई चलती रहती है, कब्जा और मालिकाना हक, इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है, उसमें कब्जे का जो पॉइंट है, कब्जे के जो पॉइंट हैं, पोजेशन के जो पॉइंट हैं, वो काफी ज्यादा है। और लॉ तो ये कहता है कि पोजेशन हैज 9 पॉइंट ऑफ लॉ। अगर मान लो किसी व्यक्ति के पास किसी थिंग का, किसी वस्तु का पोजेशन है, कब्जा है, तो लॉ ये मानकर चलता है कि जनरली, सामान्यतया, वही व्यक्ति इसका मालिक होगा। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जब मालिक होने के बावजूद भी पोजेशन वो मालिक इस प्रॉपर्टी का किसी और को दे देता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। तो अब बर्डन उस मालिक के ऊपर आ जाता है कि वो प्रूव करे कि वो मालिक उन एक्सेप्शनल केसेस में आता है जिन केसेस में मालिक स्वयं है और पोजेशन किसी और को दे दिया जाता है। तो मालिक, वो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ये प्रूव करे कि उन एक्सेप्शनल केसेस में आने के कारण पोजेशन उसके पास है, मालिक मैं हूं, इसलिए मुझे इस प्रॉपर्टी का पोजेशन वापस दिलाया जाए। क्योंकि ओनरशिप का मतलब ही होता है दोस्तों, राइट टू पजेस। किसी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में रखने का राइट होता है, ओनर के पास राइट होता है। लेकिन मान लो पोजेशन ही किसी और के पास हो, तो वो पोजेशन उसी व्यक्ति के पास रहेगा जब तक ट्रू ओनर ना आ जाए और लीगली ये प्रूव ना कर दे कि इस प्रॉपर्टी पर तो मेरा टाइटल है, मेरा हक है, मैं इसका मालिक। अब क्योंकि रूल ये कहता है कि पोजेशन जिस व्यक्ति का है उसके 9 पॉइंट है, तो अगर ये शो कर दिया गया कि किसी वस्तु के पोजेशन में कोई पर्टिकुलर व्यक्ति था, या कोई वस्तु इस पर्टिकुलर पर्सन के पोजेशन में थी, ऐसा शो कर दिया गया, तो लॉ जनरली ये मानकर चलेगा कि अब वही ओनर है। इसलिए जो व्यक्ति अपने आप को ओनर कह रहा है, उस व्यक्ति के ऊपर बर्डन होगा कि वो प्रूव करे कि हाँ मैं ओनर। एक व्यक्ति ने तो पोजेशन से अपना मालिकाना हक शो कर दिया है कि पोजेशन मेरे पास है, तो 9 पॉइंट तो मेरे पास हो गए। अब जो लास्ट का पॉइंट बचा है वो कंक्लूडिंग पॉइंट है। 1 आउट ऑफ 10, 9 पॉइंट्स बिलोंग टू पोजेशन। अब जो एक पॉइंट बचा है उसे लीगल टाइटल अपना प्रूव कर दे और अपना पोजेशन ले ले, लेकिन लीगली ले ले। तो यहां पर इस केस में क्या हुआ, कोर्ट ने कहा कि देखिए, पील कभी भी, इस पील ने ये प्रूव हो गया एविडेंस से कि इस प्रॉपर्टी का एक्चुअल पोजेशन कभी भी पील ने नहीं लिया था। ओनर था, इसमें कोई डाउट नहीं, उसने पेमेंट करी थी इस प्रॉपर्टी के बदले, कोई डाउट नहीं है। बट क्वेश्चन किस बात का है? पोजेशन था, कि जब इस प्रॉपर्टी का पोजेशन एक्चुअली कभी नहीं लिया इसने, तो इसको पता ही नहीं था कि उसके अंदर क्या क्या सामान पड़ा। पोजेशन के मामले में जब डेफिनेशन अगर आप देखोगे पोजेशन की, तो वैसे तो काफी बड़ा डिटेल लेक्चर हो सकता है पोजेशन के ऊपर, बट अभी इस वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना समझ लीजिए कि जब तक दो बातें नहीं होंगी तब तक पोजेशन नहीं होगा। इट मींस मैं ये कह सकता हूं कि जनरली पोजेशन के 2 इंग्रेडिएंट होंगे। देखिए, पोजेशन आपको भारतीय न्याय संहिता और बाकी दूसरे लॉज में भी, सिविल केसेस में भी, सीपीसी में भी
स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी काफी देखने को मिलेगा। तो इसलिए पजेशन के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि सिविल केसेस में तो पजेशन और ओनरशिप की बहुत सारी लड़ाई चलती है। जहां प्रॉपर्टी आई वहां पर पजेशन एंड ओनरशिप का क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। तो एक बात तो होती है कॉर्पस और दूसरा होता है एनिमस। ये दोनों बातें जब तक नहीं होंगी, ये दोनों एलिमेंट जब तक नहीं होंगे, तब तक नहीं कहा जा सकता कि किसी व्यक्ति का पजेशन था। कॉर्पस का मतलब होता है दोस्तों फिजिकल कंट्रोल। फिजिकल कंट्रोल का मतलब है एक्चुअल कंट्रोल, एक्चुअल पजेशन। पहली बात, किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर, किसी भी वस्तु के ऊपर, नॉट ओनली प्रॉपर्टी, कोई भी वस्तु है, क्योंकि 113 सारी वस्तुओं की बात करती है, कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की बात नहीं करती। जितनी भी थिंग्स होंगी, अगर उनका एक्चुअल कंट्रोल किसी पर्सन के पास है, तो पहला एलिमेंट पूरा हो जाता है कॉर्पस वाला, और कहा जा सकता है अभी, क्योंकि दूसरा भी चेक करना है कि ये प्रॉपर्टी उसके पोजेशन में है। अब फिजिकल कंट्रोल का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि बिल्कुल मेरी पॉकेट में रखा हो, मेरे हाथों में हो। अब मैं अपने इस ऑफिस में आपके सामने खाली हाथ खड़ा हूं, एक पेन है मेरे पास में, बट इधर चेयर रखी है, सामने पर कंप्यूटर है, इधर कुछ और है, इधर कुछ और है। मेरे एक्चुअल फिजिकल पोजीशन में नहीं है, लेकिन मेरा इनके ऊपर कंट्रोल है। तो ये कहा जाएगा कि ये कॉर्पस वाला एलिमेंट पूरा हो गया और पोजीशन का एक एलिमेंट पूरा हो जाता है, कब्जा शुरू हो गया। दूसरा है एनिमस। एनिमस का मतलब है दोस्तों मेंटल एलिमेंट। देखिए, मेंटल एलिमेंट का मतलब है कि केवल और केवल फिजिकली कोई प्रॉपर्टी आपको दे दी जाए, लेकिन आपकी इच्छा ही नहीं है, आपका उद्देश्य नहीं है उस प्रॉपर्टी को पजेस करने का, उस प्रॉपर्टी को अपने कंट्रोल में रखने का, तो भी नहीं कहा जाएगा कि वो पजेशन आपका है। ये दोनों होने चाहिए, देन जाकर आप कह पाएंगे कि हाँ पजेशन है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एक पर्सन है जो अपनी गाड़ी से घरों में गैस के सिलेंडर सप्लाई करता है। आपने देखा होगा, गैस के सिलेंडर एक छोटे टेम्पू में लेकर आता है और घर घरों जाकर उसको पहुंचा देता है। अब यहां पर रोड जाता है देखिए, और रोड से, ये रोड है और यहां पर एक सोसाइटी है। इस सोसाइटी के 4th फ्लोर पर एक घर है। तो टेम्पू वाले ने, गैस वाले ने क्या किया, अपना टेम्पू यहां पर छोड़ दिया और एक सिलेंडर यहां से निकाला और इसको लेकर सोसाइटी के 4th फ्लोर पर चला गया उस मकान मालिक को देने के लिए। लेकिन ये देखिए कि ये वाला सिलेंडर तो जो इसको देने गया है, ये तो इसके फिजिकल पोजीशन में है, लेकिन यहां जो टेम्पू में और सिलेंडर्स छोड़ दिए गए या टेम्पू यहां पर छोड़ दिया गया, क्या इसके फिजिकल पोजीशन में है? फिजिकल कंट्रोल में तो नहीं है, लेकिन एनिमस है। इसकी इंटेंशन है फिजिकल बनाए रखने की। कभी कभी चतुर आदमी क्या देखता है कि मैं कोई सामान, मुझे मेरा बैग, सपोज मुझे रेलवे स्टेशन पे हूं, मैं एयरपोर्ट पे हूं और मुझे पानी पीने जाना है, तो मैंने अपना बैग यहाँ चेयर पर छोड़ दिया और पानी पीने के लिए इधर चला गया। तो मैं क्या करता रहता हूँ, इधर देखता रहता हूँ मुड़ मुड़ कर कि मेरा बैग ठीक जगह पर रखा है या नहीं रखा है। क्या कर रहा हूं मैं? इस एनिमस एलिमेंट को बनाए रखने के लिए मैं ऐसा करता हूं, और ऐसा नहीं भी करता हूं तब भी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बैग कहां रखा है। मेरी इंटेंशन अभी भी है कि वो बैग वहीं पर रहे, सुरक्षित रहे और मेरा ही है। तो ये दो एलिमेंट, कॉर्पस एंड एनिमस, आप दोनों को रट लो। पोजेशन की बात आए तो ये दो वर्ड रख देना, कभी डिटेल लेक्चर करेंगे पोजेशन के ऊपर तो तब देखेंगे। बट जब तक ये दोनों एलिमेंट पूरे नहीं होंगे, तब तक नहीं कहा जा सकता कि पोजेशन है। मान लो कि यहां पर उसने बैग रखा, लेकिन एयरपोर्ट इतना बड़ा था कि वो भूल गया। अब जब पानी पीकर लौटा या शॉपिंग या थोड़ा घूम फिर कर लौटा, तो अब वो भूल गया कि बैग रखा। अब उसे बैग मिल ही नहीं। तो जहां कहीं भी बैग रह गया उसका, अब उसका जो एनिमस है,
मेंटल एलिमेंट है, मेंटल इंटेंशन है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो सिलेंडर वाले मामले में बेशक ये एक सिलेंडर लेकर गया पूरी गाड़ी और बाकी सिलेंडर्स को यहाँ छोड़कर गया है, अभी भी इसके पोजेशन में ही ये सिलेंडर और गाड़ी कही जाएगी। लेकिन आप इस मामले में देखिए, जो पील वाला मामला है, उसमें पील कभी भी इस प्रॉपर्टी में गया ही नहीं, परचेज करने के बाद कभी नहीं गया। इट मींस उसका जो एनिमस पार्ट है वो मिसिंग है। इसलिए आप कह सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी के अंदर जो सामान रखा हुआ था उस पर इसका पोजेशन कभी भी नहीं आया। जिस सामान के बारे में इसे नहीं पता है कि इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, जो पहले वाला इसका ओनर था, इसने जब ये प्रॉपर्टी पील को बेची तो उस समय जो कुछ उसने बताया कि इस प्रॉपर्टी के अंदर ये है, ये है, ये है और मैं आपको पोजेशन दे रहा हूं, तो उसका मान लिया जाएगा कि पील का पोजेशन उन प्रॉपर्टीज के ऊपर था, क्योंकि एनिमस एलिमेंट इन्वॉल्व हो गया। लेकिन जब पता ही नहीं है उसको कि और क्या क्या इसमें पड़ा है, तो वो कभी भी इसका पोजेशन नहीं माना जाएगा। अब अनअटेंडेड चीज रह गई, वो ब्रूच जो था वो अनअटेंडेड रह गया। देखिए, पोजेशन दो तरीके से आता है दोस्तों, या तो पोजेशन ले लिया जाए या पोजेशन दे दिया जाए। अब देखिए, पोजेशन ले लिया जाए और दे दिया में कितना अंतर है कि मान लो कि पोजेशन पहले से ही किसी इस वस्तु पर किसी पर्सन का है, ए का है, तो ये पोजेशन अब दूसरे व्यक्ति पर कैसे जा सकता है? इट मींस फर्स्ट पोजेशन तो इसका हो गया, अब ये दूसरे व्यक्ति पर कैसे जा सकता है? जब ये ए अपने पोजेशन को स्वयं ही इसको दे दे, एलिनिएट कर दे। तो अब पोजेशन ए से कहां चला गया? बी के पास। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं दोस्तों जिनका पोजेशन किसी के पास होता ही नहीं। जब भी किसी के पास इनका पोजेशन जाएगा तो फर्स्ट टाइम जाएगा। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं। तो जो ऐसी वस्तुएं होती हैं उनका पोजेशन तो केवल लिया जाता है, यहां पर गिव किया है देकर, और यहां पर पोजेशन टेकन है, यहां पर लिया गया है। लेने का मतलब केवल वहां होगा जब पहले पोजेशन किसी के पास नहीं है फिर ले लिया। सपोज रास्ते में बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है, हाईवे के ऊपर एक पर्स पड़ा हुआ है, अब पता ही नहीं है कि इस पर ये पर्स किसका है, जिसका था उसे भी नहीं पता कि मेरा पर्स कहां गिर गया है। तो अब इस पर्स के ऊपर किसी का पोजेशन नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम किसी ने इसको उठा लिया, तो अब पोजेशन किसका आ गया? यहां पर ए का। मैं पोजेशन के बारे में इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि पोजेशन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ओनरशिप भी इंपॉर्टेंट है, पोजेशन इसमें कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो पील के मामले में कोर्ट ने यह कहा कि पील का कभी भी इसके ऊपर पोजेशन नहीं था, और पील दूसरी बात ओनरशिप अपनी प्रूव नहीं कर पाया इस ब्रूच की, ओनरशिप ये प्रूव नहीं कर पाया, पोजेशन इसका था नहीं, तो ये प्रॉपर्टी इसको क्यों मिली? कोई एक रीजन बताया जाए कि ये प्रॉपर्टी इसको क्यों मिली। ओनर ये है नहीं, पोजेशन इसका कभी था नहीं, दो ही तो मेन बातें होती हैं, दोनों में से कुछ भी नहीं है पील के पास। तो अब हना के मामले में देख लीजिए, हना ने सबसे पहले कम से कम इस प्रॉपर्टी को पाया तो था, तो फर्स्ट टाइम वाला ये पोजेशन तो आया था इसके पास, हना के पास। तो फर्स्ट पोजेसर कौन था? हना। ओनर नहीं है, कोई बात नहीं, बट पोजेसर तो है, कब्जे में तो इसी के था फर्स्ट टाइम, ये तो प्रूव है कि ये पुलिस को तो ये हना देके आया है। तो कोर्ट ने कहा कि इस हना के पास 10 में से 9 पॉइंट हैं, अगर इससे अच्छा टाइटल कोई प्रूव करेगा आकर, तभी इससे ये ब्रूच उसको दिया जाएगा, अदरवाइज हना का होगा ये ब्रूच। तो ये केस है हना वर्सेस पील 1949 का इंग्लिश केस। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि पोजेशन कितना इंपॉर्टेंट है, तो पोजेशन कह देना इंपॉर्टेंट है, ओनरशिप कह देना इंपॉर्टेंट है, बट जब आपको ये पता ही नहीं होगा कि पोजेशन होता क्या है, ओनरशिप क्या होती है,
तो फिर आप पता ही नहीं लगा पाएंगे उसका लॉ का आपने रट तो लिया लेकिन उसका एप्लीकेशन नहीं हो पाएगा। तो पजेशन के मामले में दो बातें, कॉर्पस एंड एनिमस, रट लो इन शब्दों को, मीनिंग आप समझ गए होंगे। और ओनरशिप का मतलब होता है दोस्तों बंडल ऑफ राइट्स। देखो बंडल ऑफ राइट्स कहने से ऐसा लगता है पता नहीं कितने राइट्स हैं इसके इस बंडल के अंदर, लेकिन आप याद रख लीजिए केवल और केवल 3 राइट हैं। पहला राइट है राइट टू पजेस, पजेस कब्जा रखने का राइट। अगर कोई व्यक्ति ओनर है, मालिक है, तो कब्जा तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। वो एक अलग बात है कि अपने कब्जे को अपनी मर्जी से किसी और को दे दे। तो पहला राइट होता है राइट टू पजेस। दूसरा राइट होता है राइट टू एंजॉयमेंट, उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है अपनी मर्जी से। और तीसरा राइट होता है राइट टू डिस्पोजेस, राइट टू डिस्पोज, कि उस प्रॉपर्टी का डिस्पोजल भी वो अपनी मर्जी से कर सकता है। चाहे तो उस प्रॉपर्टी को बेचे, चाहे तोड़े, चाहे फोड़े, चाहे अगर कोई ऐसी वस्तु है कि उसको कन्वर्ट करके खाया जा सकता है या सीधे खाया जा सकता है तो खा जाए, जिस मर्जी से डिस्पोजल करे उसका। ये 3 राइट जिस व्यक्ति के पास होंगे तब कहा जाता है कि वो व्यक्ति ओनर होगा। तो जब भी ओनरशिप की बात आए तो 3 राइट एटलीस्ट आपके माइंड में आने चाहिए। पजेशन की बात आए तो 2 एलिमेंट आपके सामने, आपके माइंड में आने चाहिए। देखिए ओनर के पास एक से ज्यादा राइट है, 3 राइट है, तो वो चाहे तो इन 3 में से कोई एक राइट, 2 राइट किसी और को दे सकता है। लेकिन अगर उसने तीनों के तीनों राइट किसी को दे दिए तो अब तो उसके पास कुछ भी नहीं है, वो ओनर बिल्कुल नहीं कहलाएगा। तो पजेशन के 9 पॉइंट होते हैं जब तक कि वो ट्रू ओनर, सच्चा मालिक ना आ जाए और प्रूव ना कर दे कि हाँ वो सच्चा मालिक है। इट मींस जो मैंने कहा कि एक मकान मालिक ने अपना मकान किराए पर दे दिया, लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को किराए पर दे दिया, अब वो किराया भी लेता है उससे, 3-4 महीने किराया नहीं दे पाया, अब वो आता है, ये कहता है कि अब तुम इसमें से निकलो, नहीं निकलता तो उसके सामान को निकालकर बाहर फेंक देता है। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सेक्शन 6 है, जहां पर यह है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई पीसफुल लॉफुल पोजेशन दिया गया था किसी के द्वारा, या किसी व्यक्ति के पास पीसफुल लॉफुल पोजेशन है, तो उसको डिस्पोजेस नहीं किया जा सकता विदाउट लीगल रेमेडी। एज पर लॉ ही डिस्पोजेस किया जा सकता है उसको, एज पर लॉ ही उस पोजेशन से कब्जे से हटाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं हटाया जा सकता। और अगर हटा दिया गया है तो सेक्शन 6 ये कहती है कि वो व्यक्ति जिसके पास कब्जा था वो मालिक से दोबारा कब्जा ले सकता है। और दोबारा कब्जा कोर्ट ने दिला दिया, सेक्शन 9 का प्रयोग करके स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कब्जा कोर्ट दिला दे। हाँ, मालिक को अगर इसे कब्जे से निकालना है तो वो सिविल सूट डाले, इविक्शन के लिए सूट डाले कोर्ट में जाकर, वहां जाकर बताए कि ये रेंट नहीं देता है या मुझे जरूरत है, अब मुझे निकालना पड़ेगा, घर खाली करना पड़ेगा, जो रीजन देना चाहता है दे। फिर जब कोर्ट ऑर्डर कर देगी तभी पोजेशन को हटाया जा सकता है। ये तो हुई जबकि मालिक ने प्रूव कर दिया कि हाँ मैं मालिक हूं। लेकिन कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी के पोजेशन में है, अब कोई दूसरा व्यक्ति आता है कि अब यहां से निकलो आप क्योंकि मालिक मैं हूं। अब उस व्यक्ति को कहा कि दिखाइए आप मालिक हैं, तो बोला जी आप इससे पूछिए जो घर के अंदर बैठा है, अगर ये मालिक है तो ये दिखाए कागज। कागज, टाइटल डीड्स दोनों में से किसी के पास नहीं है। जो बाहर से आया है अपने आप को कह रहा है कि मैं मालिक हूं, जब उसको कहा गया कागज दिखाइए तो उसने कह दिया बर्डन इसके ऊपर डाल दिया जो कब्जे में बैठा है कि नहीं इससे पूछिए जी ये कैसे बैठा है यहाँ पर, इस पोजेशन में क्यों है इस प्रॉपर्टी के, इसके पास तो कोई कागज नहीं है, ये मालिक नहीं है इसका, मालिक तो मैं हूं। कागज दोनों में से कोई दिखा नहीं रहा है। तो मैंने सेक्शन 105 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी एग्जांपल दिया था कि जिस व्यक्ति के पास पोजेशन है और उसके अगेंस्ट किसी ने सूट डाल दिया है, दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि मैं ओनर हूं आप इसको हटाइए, दोनों तरफ से कोई एविडेंस नहीं दी जाती है,
तो बर्डन किसका होगा इस फैक्ट को प्रूव करने का कि वो ओनर है? जो हार जाएगा। बर्डन किसी भी फैक्ट को प्रूव करने का इस मामले में किस पे होगा? जब वो हार जाएगा उस फैक्ट को, अगर उसने प्रूव नहीं किया तो। अगर बाहर वाला व्यक्ति मालिकाना हक प्रूव नहीं कर पाया तो वो हार गया, क्योंकि प्रॉपर्टी का पोजेशन किसी और के पास है। और लॉ ये कहता है कि जिसके पास पोजेशन है सामान्यतया मालिक वही होता है। तो लॉ ने तो मान लिया, और यही कहती है सेक्शन 113। आपको लैंग्वेज दिखाऊंगा मैं। तो दोनों ही मामलों में आपको कानून पता होना चाहिए दोस्तों। ये बेसिक था सेक्शन 113 का। अब मैं आपको इसकी लैंग्वेज दिखाना चाहूंगा जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। ये देखिए, ये है सेक्शन 113, जो पहले 110 इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करती थी। ये कहती है व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर एनी पर्सन इज ओनर ऑफ एनीथिंग ऑफ व्हिच he is shown to be in possession। कोर्ट के सामने क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु का, नॉट ओनली कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, नॉट ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग इंक्लूड्स एवरीथिंग। इस थिंग का, इस वस्तु का कोई व्यक्ति ओनर है, मालिक है या नहीं। देखिए, ओनर, दो वर्ड मिलेंगे आपको। ओनर है या नहीं, ये कोर्ट को डिसाइड करना है। कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन है, और इसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति किसी वस्तु के पोजेशन में है, किसी व्यक्ति का पोजेशन है इसके ऊपर, तो इस पोजेशन के रिगार्डिंग शो कर दिया है कि हाँ, वो व्यक्ति, वो वस्तु ऐसे व्यक्ति के पोजेशन में है, ऐसा शो कर दिया है, प्रूव्ड नहीं है। तो the burden of proving that he is not owner is on the person who affirms that he is not owner। देखिए, यहां पर ही को थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ही कौन? ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पोजेशन में कोई भी वस्तु है। मान लो कि एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था, उसे एक गाय घूमती हुई मिल जाती है। अब उस गाय को वो पकड़ रहा है। यहां पर पोजेशन कैसे आया उसके पास? टेकिंग करके, लेकर। क्योंकि इससे पहले गाय का पोजेशन नहीं है। गाय जंगल की है, गाय जंगल में घूमती है, किसी व्यक्ति की है नहीं। तो पहले किसी का पोजेशन था नहीं, अब वो ए व्यक्ति ने ले ली गाय। बी आता है एक दिन और वो कहता है कि ये काऊ तो मेरी है, मुझे दे दो। ए कहता है नहीं, तुम्हारी कहां से आई, तुम्हारे पास तो कभी थी ही नहीं है गाय, ये तो मैं जंगल से पकड़ कर लाया हूं, किसी की नहीं थी। ए मना कर देता है। तो बी क्या करता है? एक सूट डालता है ए के अगेंस्ट, और कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करता है कि आप ये गाय मुझे दिलवाइए, क्योंकि मैं इसका ओनर हूं। ए इस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है, ए इस गाय का ओनर नहीं है, ऐसा बी कहता है। तो यहां देखिए, क्वेश्चन क्या है कोर्ट के सामने? क्वेश्चन इज वेदर एनी पर्सन, एनी पर्सन में ये ए है, any person is owner of anything of which he is shown to be in possession। यहां पहली बार जब ही आ रहा है तो ये ही इस एनी पर्सन को रिफ्लेक्ट करता है, और कहा है कि ये जिस पर्सन, कोई पर्सन, ये वाला पर्सन ओनर है या नहीं है, वही पर्सन पोजेशन में है। और अब ये क्वेश्चन आता है कि वो ओनर नहीं है, ही इज नॉट ओनर। इस बात को प्रूव करने का बर्डन किसके ऊपर होगा? इज ऑन द पर्सन हु अफर्म्स दैट ही इज नॉट ओनर। इस बात को प्रूव करने का कि ये व्यक्ति ए इस गाय का ओनर नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर बर्डन होगा जो ये कह रहा है कि ये ए इसका ओनर नहीं है। तो यहां पर बी कह रहा है कि ए गाय का ओनर नहीं है, तो इस फैक्ट को प्रूव करना है कि ए गाय का ओनर नहीं है, वो बी के ऊपर होगा। एविडेंस लाए बी, को प्रूव करे कि ये ए का, गाय का ओनर ए नहीं है। क्यों ऐसा हो पा रहा है? ये इसलिए हो पा रहा है कि ए के पोजेशन में कोई वस्तु ऑलरेडी है, और पोजेशन के 9 पॉइंट हैं। लॉ कहता है 9 पॉइंट देंगे हम पोजेशन को,
और नियर टू ऑनर मान लेंगे जिसका पोजेशन है, हम तो मान लेंगे। अब जो मना करता है कि नहीं ये ऑनर नहीं है, तो हमने बर्डन भी उसके ऊपर डाल दिया कि आप एविडेंस ले आइए, आप प्रूव कर दीजिए कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, ये ऑनर नहीं है इसका, देन ये प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। तो पहली बात तो आप देखिए कि इस एनीथिंग में क्या है, सब कुछ शामिल है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, चाहे इमूवेबल है, चाहे डॉक्यूमेंट है, चाहे कुछ और भी है। दूसरी बात, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि ये दिखा दिया गया था कि एक व्यक्ति ए के पोजेशन में कोई प्रॉपर्टी है, ये शो कर दिया गया। अब कानून मान रहा है कि ये प्रॉपर्टी उसी की है जब तक कोई दूसरा व्यक्ति मना ना कर दे आके कि नहीं, जब तक दूसरा व्यक्ति ये प्रूव ना कर दे आके कि नहीं ये ऑनर ये व्यक्ति इस प्रॉपर्टी का ऑनर नहीं। अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि एक व्यक्ति ने एक मोबाइल फोन चोरी कर लिया, एक फोन चोरी कर लिया, और चोरी करने के बाद तो पोजेशन अब चोर का ही होगा। अब चोर को पकड़ लिया गया, चोर के पास इस प्रॉपर्टी का पोजेशन मिल गया। अब एक तरफ तो कानून ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास चोरी की संपत्ति पाई जाती है और उसने ये तब भी रिटेन करे हुए है जब उसको पता है कि ये चोरी की प्रॉपर्टी है, फिर उसने एक ऑफेंस कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ कानून ये कहता है सेक्शन 113 कि अगर ये शो कर दिया है कि ये मोबाइल फोन किसी पर्सन के पोजेशन में है, तो अब कानून इसी को मालिक मानेगा जब तक कि कोई व्यक्ति जो ये कहता है कि ये इसका मालिक नहीं है वो आके प्रूव कर दे। तो क्या पहले वो मालिक प्रूव करे, देन इससे ये मोबाइल फोन रिसीव करेगी पुलिस? देखिए, जो प्रॉपर्टी अनलॉफुल तरीके से प्राप्त की गई है, अगर कोई क्राइम करके प्रॉपर्टी पोजेशन में ली गई है, तो आप नोट करिए कि उस पर ये सेक्शन 113 या 110 इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होती, बल्कि उसमें कानून ये कहता है, पुलिस को पावर देता है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को पावर देता है कि ऐसी प्रॉपर्टी को इस पर्सन से सीज कर लेगी वो अथॉरिटी। सीज करने का मतलब ऐसे पर्सन से ये प्रॉपर्टी जो उसने क्राइम करके अपने पोजेशन में ली है, इसको डिस्पोजेस करेंगे, अपने पोजेशन में लेंगे और उसे सीज कर लेंगे और वो केस प्रॉपर्टी बनेगी। लेकिन ध्यान देना, चोर के मामले में भी केवल और केवल चोरी की प्रॉपर्टी इसके पोजेशन में होना ऑफेंस नहीं है। वो प्रॉपर्टी जब उसने ली थी तब उसे पता था कि ये चोरी की है, तब ऑफेंस बनेगा। या फिर जब उसने ये प्रॉपर्टी ली थी तब तो पता नहीं था, लेकिन बाद में जाके उसे पता चला कि अरे ये प्रॉपर्टी जो मैंने ले रखी है ये तो चोरी की है, लेकिन बोला चलो अब ले लिया तो रख ही लेता हूं। जिस समय उसने ये सोच लिया, ये पता चलने के बाद कि ये प्रॉपर्टी चोरी की है, और जैसे ही उसने सोचा कि चलो रख ही लेता हूं, अब ऑफेंस बन गया। रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, रिटेनिंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, नोइंग टू बी स्टोलन, जानते हुए कि चोरी की प्रॉपर्टी है फिर भी बनाए रखता है अपने पास, तब ऑफेंस बने। तो केवल और केवल पोजेशन होने मात्र से नहीं, ऑफेंस कब बन रहा है? जब इसको पता था, अगर पता नहीं था तो ऑफेंस नहीं है। तो 113 उन मामलों में एप्लीकेबल नहीं होती जहां पर प्रॉपर्टी का पोजेशन इलीगल तरीके से लिया गया है। तो हना वर्सेस पील वाले मामले में क्या हुआ कि पुलिस को कौन देकर आया था? हना, एक एविडेंस हो गई। तो ये शो हो चुका है कि हां, ये जो ब्रोच था ये हना के पोजेशन में था, तो ये प्रूव हो गया, ही इज शोन टू बी इन पोजेशन। अब बर्डन शिफ्ट हो गया और इसको कुछ प्रूव नहीं करना हना को। अब अगर पील ये कहता है कि नहीं हना इसका ऑनर नहीं है, तो बर्डन पील के ऊपर आ गया कि अब आप प्रूव करो कि हना इसका ऑनर नहीं है। अब वो प्रूव ऐसा कर नहीं पाया, बल्कि एविडेंस उसके अगेंस्ट चली गई कि वो प्रॉपर्टी में कभी गया ही नहीं।
इन कारण से सेक्शन 113 के ही प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश लॉ में हना को वो प्रॉपर्टी देने का आदेश हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। लेकिन हाँ सुनिए, अभी आपको यहां पर एक प्लेलिस्ट दिखाई दे रही होगी, फुल कोर्स ऑफ बीएसए। अगर आपको पुरानी वीडियोस देखनी है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, तो ये प्लेलिस्ट को क्लिक करके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों सेक्शन 114 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय